मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे विजेता सीरीज के पार्ट 1 को हम करेंगे, जो आने वाले CGL और CHSL मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये सीरीज नवीन सर के द्वारा करवाई गई है और इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में हम रिवीजन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहे। और इस क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर हमसे कांटेक्ट करके इस क्लास की PDF ले सकते हैं। चलिए, तो देर ना करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। विजेता सीरीज पार्ट 1। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो बिहू फेस्टिवल का आयोजन असम में किया जाता है। और छठ पूजा, इसका आयोजन 4 दिन के लिए बिहार में किया जाता है। और बिहू 3 प्रकार का होता है, कटी बिहू, भोंगी बिहू और माघी बिहू। तीज का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? नॉर्थ इंडिया में, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में मनाते हैं। ओणम फेस्टिवल 10 दिन का फेस्टिवल है, जिसका पहला दिन अथम और 10वां दिन थिरुओणम कहलाता है। और ये मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में मनाया जाता है। और हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा है? तो पहला महीना है चैत्र और अंतिम महीना है वैशाख। विशु किस राज्य का नववर्ष कहलाता है? तो ये केरल राज्य का नववर्ष या मलयालम नववर्ष कहलाता है। थय्यम फेस्टिवल, इसे देवताओं का नृत्य कहा जाता है और ये केरल राज्य में होता है। अट्टुकल पोंगल, ये देवी पार्वती को समर्पित है और इसका आयोजन किया जाता है केरल में। और ये महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम होता है। और यदि पूछे पोंगल, तो ये पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। और अट्टुकल पोंगल ये मनाया जाता है केरल में। मकरविलक्कु त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। और सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। मकरविलक्कु त्यौहार 7 दिन का फेस्टिवल है, जो मकर संक्रांति के त्यौहार पर मनाया जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, KIYG यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 2022 में इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के भोपाल में। और इसका आयोजन 2023 का आयोजन 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच किया गया है। तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया है, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर और चेन्नई में। और पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2018 दिल्ली में किया गया था। और इसमें 2 प्रकार की कैटेगरी होती है, अंडर 17 जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, और अंडर 21 इसमें कॉलेज स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। शुभंकर इसका क्या था? तो इसका शुभंकर था वीर मंगाई यानी कि बहादुर महिला, इसका शुभंकर था। टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी रचना है? टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत की समाधि, ये गीतांजलि श्री की रचना है। और गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी दिया गया था। और ये बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया है? डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज पहली बार किस भारतीय को दिया गया था? तो इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। और ये अब तक 5 भारतीयों को प्रदान किया गया है। और पहले भारतीय थे VS नायपॉल इन अ फ्री स्टेट नामक पुस्तक के लिए। और पहली भारतीय महिला ये बनी है अरुंधति रॉय, और इनकी पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसकी शुरुआत हुई थी सन 2005 में। और पहली बार ये इस्माइल कादरी को दिया गया था। अमर्त्य सेन को नोबेल अवार्ड कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था इकोनॉमिक्स के लिए। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द आइडिया ऑफ जस्टिस। पहले भारतीय जिनको नोबेल अवार्ड दिया गया था 1913 में गीतांजलि नामक रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और ये एशिया के पहले व्यक्ति बने थे जिनको साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया था। पहले भारतीय वैज्ञानिक या पहले भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक जिनको नोबेल अवार्ड दिया गया, तो ये थे डॉक्टर CV रमन, और इनको 1930 में दिया गया था। अरविंद अडिगा, इनको 2008 का बुकर प्राइज दिया गया था। और इनकी पुस्तक का नाम है द वाइट टाइगर और द सिलेक्शन डेज और द वाइट टाइगर, इनकी पुस्तक। और द वाइट टाइगर के लिए 2008 में बुकर प्राइज इसको दिया गया है। नीसी भाषा किस राज्य की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की भाषा है।
कोकबरोक भाषा ये त्रिपुरा राज्य की है। कोंकणी भाषा गोवा राज्य की है। तुलु भाषा ये कर्नाटक की है। और कोडवा जनजाति कर्नाटक में मिलती है, तो कोडवा भाषा कर्नाटक की। मिजोरम की। सेंटिनली भाषा ये अंडमान निकोबार की भाषा है। नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है, तो यह है इंग्लिश। और सिक्किम की राजकीय भाषा ये भी है इंग्लिश। अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किस एक्ट में किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया था। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें धाराओं की संख्या कितनी थी, तो इसमें 321 धाराएं थी और इसमें अनुसूचियों की संख्या 10 थी। और इससे पहले एक अधिनियम आया था, एक जो 1934 का अधिनियम कहलाता है, और इस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर हुई थी। और इसके पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ बने थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने थे। और वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये 1 अप्रैल 1935 को पेश किया गया था, लेकिन यह पास 2 अगस्त 1935 को हुआ। और केंद्र में द्वैध शासन इसी के द्वारा शुरू किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त इसी अधिनियम के तहत किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत ही 1937 में 1 अक्टूबर 1935 को फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और जिसके अध्यक्ष मैरिस ग्वेयर बने थे। और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, एलिजा इम्पे, जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुई थी। और इसके अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमिएस्टर और हाइड। 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या कहलाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और भारत सचिव परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1958 के अधिनियम के तहत की गई थी और इसको ख़त्म 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1958 का अधिनियम के द्वारा ही भारत का पहला भारत सचिव बना था स्टेनली फर्स्ट। और इसमें वाइसराय कौन थे, कैनिंग थे। 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा गया। और इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ किसने कहा था, तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और अवशिष्ट शक्तियाँ इस अधिनियम के तहत किसको दी गई थी, वाइसराय को प्रदान की गई थी। लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है, संसद को प्रदान की गई हैं। संसद या केंद्र सरकार इसको प्रदान की गई है। शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया था, 3 सूचियों में किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। और इसके द्वारा 3 सूचियाँ कौन कौन सी थी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची इसमें वे विषय शामिल थे जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची जिसमें राज्य सरकारें कानून बना सकते हैं। और संवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र का कानून मान्य रहेगा। और उस समय इसमें 59 विषय थे संघ सूची में, राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। लेकिन वर्तमान संविधान में संघ सूची में 100 विषय हैं। जब संविधान लागू हुआ तब राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन बाद में 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था, जिसमें वन, नापतोल, शिक्षा, वन्यजीव इत्यादि विषय शामिल हैं। 5 विषय तो ये संवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। और तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची इसमें मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन 5 विषय डालने के बाद इसमें बन गए हैं 52 विषय। बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था, 1937 में। बर्मा या म्यांमार को, जिसकी राजधानी का नाम है नापिता और यहाँ की मुद्रा है क्यात। बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर बने थे क्लाइव। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ये बने थे वारेन हेस्टिंग्स। और ये बने थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसको नॉर्थ एक्ट भी कहा जाता है। नॉर्थ एक्ट क्यों, क्योंकि इसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विलियम नॉर्थ। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की गई थी, कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष थे एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे लेमिएस्टर, हाइड
और एक और कौन थे, तो इसका आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई थी, यानी कि कंपनी के कार्य राजनीतिक और प्रशासनिक होंगे तो इनकी मान्यता दी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? विलियम बेंटिक बने थे। और 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। और सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी और इसी के द्वारा आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में की गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी अकबर सेकंड के द्वारा। और राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण पत्रिका का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये दोनों क्वेश्चन बताने आपको कमेंट बॉक्स में। किस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? 1857 की क्रांति के बाद। और 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम आया था जिसे भारत शासन अधिनियम 1858 कहा जाता है। इसी के द्वारा EIC के रूल का एंड हो गया और क्राउन के रूल की स्टार्टिंग हो गई। और भारत के पहले वाइसराय बने थे कैनिंग। नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट की महत्वपूर्ण बातों को अब हम देखेंगे। इसमें पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली या एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चाय को छोड़कर। ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के सभी व्यापार खोल दिए गए, केवल चाय को छोड़कर, यानी कि अब ब्रिटिश नागरिक भी भारत आकर व्यापार कर सकते हैं। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था, डलहौजी के समय। और भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स वहाँ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे विलियम पिट, तो उनके नाम पर रखा गया इसका पिट्स इंडिया एक्ट नाम। और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग इस अधिनियम के तहत किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तो इनको केवल मान्यता दी गई थी, लेकिन इस 1784 के अधिनियम के तहत इनको अलग कर दिया गया और BOC और BOD की स्थापना की गई। BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें कंपनी के राजनीतिक कार्यों का वर्णन किया गया है और इसमें 6 सदस्य की एक कमेटी बनाई गई। और BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, जिसमें व्यापार संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है और इसमें 24 सदस्य होते थे। भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 को, तो इसको भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। और यह घोषणा प्रयागराज में कैनिंग के द्वारा पढ़ी गई थी। भारतीयों के लिए उच्चायुक्त पद बनाया गया था, तो कब बनाया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत बनाया गया था। और 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। और इसी के द्वारा पहले उच्चायुक्त विलियम स्टीवेंसन को बनाया गया था, जो लंदन में रहते थे। 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले कौन थे? भारत सचिव थे और मिंटो भारत के वाइसराय थे, इसलिए इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो एक्ट। और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में दिया गया था। और बॉम्बे और मद्रास की महिलाओं को यह अधिकार दिया गया था। लेकिन विश्व का पहला देश कौन है जिसमें महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया है? तो यह है न्यूजीलैंड। और यहाँ पर 1893 में वोटिंग का अधिकार महिलाओं को दिया गया था। चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे और वाइसराय के रूप में भारत में कार्यकाल था 1916 से 1921, यानी कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। 1921 में 1919 का चेम्सफोर्ड अधिनियम लागू हो गया था और इसकी समीक्षा के लिए ही साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में। लेकिन यह भारत आया था 3 फरवरी 1928 को और इसे व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे और ये भारतीयों की जांच पड़ताल करने के लिए आ रहे थे कि यह जो 1919 का अधिनियम है उसकी समीक्षा कैसी है,
उसके बारे में पता लगाने के लिए आए थे, लेकिन सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और इसी के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाठी लगने की वजह से हत्या हो गई थी। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और 1919 के अधिनियम के द्वारा ही द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि 2 सदन शामिल किए गए थे और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत हुई थी। ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर वर्तमान में विधान परिषद भी है? विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। 6 राज्य हैं, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद भी है। और 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के अधिनियम के तहत और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो गया था। इसके द्वारा 2 द्विसदनीय विधानसभा का वर्णन किया गया है। तो द्विसदनीय में एक था उच्च सदन जिसमें 60 सदस्य थे और प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष होता था। और इसी में एक होता था निम्न सदन जिसमें सदस्यों की संख्या रखी गई थी 145 और 5 वर्ष कार्यकाल होता है। 1919 के अधिनियम के द्वारा यूपीएससी को स्थापित करने की बात कही गई थी और यूपीएससी को स्थापित करने के लिए ली कमीशन या ली आयोग ने सिफारिश की थी और 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में की गई थी, लेकिन इसका नाम 1935 में यूपीएससी कर दिया गया था, संघ लोक सेवा आयोग। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे सर रोस बारकर, लेकिन पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे एच.के. कृपलानी जो 1947 से 1949 तक रहे थे। तो आपको बताना है कि यूपीएससी की वर्तमान समय में पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई है, तो उसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और यूपीएससी का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से 323 के बीच किया गया है। और अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया अनुच्छेद 312 में। भरतनाट्यम को बैन कब किया गया था? 1910 में अंग्रेजों के द्वारा बैन किया गया था, लेकिन इसको दोबारा से शुरुआत इसकी नेहरू जी के द्वारा 1953 में की गई थी। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में किया गया था और इसमें 11 सहयोगी थे और 1950 तक यह अंतरिम सरकार चली थी। और इसमें मुस्लिम लीग कब शामिल हो गई थी? अक्टूबर 1946 में और इसके 5 सदस्य इस अंतरिम सरकार में शामिल हो गए थे। और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे वेवल और इसमें उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल प्रभारी ये कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें कमांडर इन चीफ कौन बने थे? तो ये बने थे क्लाउड ओचिन लेक। और भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अब है हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन। फलक संस्कृति। फलक संस्कृति का संबंध किससे है? तो फलक संस्कृति को मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है और मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति नाम दिया है एच.डी. सांकलिया के द्वारा। फलक संस्कृति क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें नुकीले पत्थर के हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा था और यह काल लगभग 1 लाख साल पहले का माना जाता है। जोरवे संस्कृति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है महाराष्ट्र के दैमाबाद और इनाम गांव से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी और इसका सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता था मांडा जो जम्मू कश्मीर में था, चेनाब नदी के किनारे। और इसका सबसे पूर्वी भाग था आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में था। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र था और दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित था दैमाबाद। और वेस्ट सबसे पश्चिमी बिंदु है सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में स्थित है और दास्क नदी के किनारे यह स्थित है। कायथा संस्कृति का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से है। मालवा संस्कृति का संबंध है मध्य प्रदेश से। आहार संस्कृति या बनास संस्कृति इसका संबंध है राजस्थान से। और आहार संस्कृति से संबंधित एक बालाथल पुरातत्व स्थल। और इन सभी स्थलों का वर्णन ताम्रपाषाण युग से है। तो ये सभी स्थल ताम्रपाषाण काल के कहलाते हैं। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है? तो ये है तांबा। और मानव के द्वारा प्रयोग की गई पहली मिश्र धातु है कंसा। भीमबेटका की गुफाओं पर शैल चित्र मिले हैं तो ये किस रंग के होते थे? तो ये हरे और लाल रंग के होते थे। और भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 में वी.एस. वाकणकर के द्वारा की गई थी और ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में मिलते हैं।
यूनेस्को के द्वारा सन 2003 में इनको शामिल किया गया था और ये विंध्य पर्वतमाला में चट्टानी इलाके में स्थित होती हैं। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से मिले हैं और यहाँ पर लगभग 51 डेड बॉडी या 51 कंकाल मिले हैं, जिसमें 35 कंकाल सिंगल है, यानी कि एक कब्र में केवल एक ही कंकाल मिला है, लेकिन 5 कंकाल ऐसे हैं जो डबल मिले हैं और इनमें से एक कंकाल ऐसा है जहाँ पर 3 व्यक्ति या 3 मानव कंकाल एक साथ दबे हुए पाए गए हैं। तो ट्रिपल स्केलेटन सिस्टम कहाँ पर मिले हैं? तो ये दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से मिले हैं। तो समाधान यहाँ से मिले हैं। और लांगनाज ये स्थल है गुजरात का, सराय नहर राय और महदहा तो ये दोनों स्थल हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। खुदाई में सर्वाधिक कंकाल हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये लेखहिया शैलाश्रय से मिले हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भी विंध्या पर्वतमाला में स्थल मिलता है। प्राचीनतम जीवाश्म को मतलब होता है जीवों के अवशेष जो हमें धरती में दबे हुए मिले हैं और खुदाई में इनको प्राप्त किया जाता है, तो ये होते हैं जीवाश्म। तो आपको बताना है कि जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है। और सबसे प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं हमें हथनोरा मध्य प्रदेश से। हथनोरा में जो हमें मानव की खोपड़ी मिली है उसे नर्मदा मैन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वही आदमी होमो सैपियंस बना था, तो इसलिए इसको नर्मदा मैन कहा जाता है क्योंकि ये नर्मदा नदी घाटी में मिला था। खाद्यान्नों की खेती सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? तो ये नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज में शुरू की गई थी। और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? यहाँ पर पहिए की खोज हो गई थी। मध्यपाषाण काल में किसकी शुरुआत हुई थी? पशुपालन की शुरुआत हुई थी। और पूर्व पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। मानव के द्वारा उगाया गया पहला खाद्यान्न कौन सा है? तो यह जौ, इसे बार्ले भी कहा जाता है। तो बार्ले या जौ मानव के द्वारा उगाया गया पहला खाद्यान्न या फसल कहलाती है। हल्लूर स्थल ये कहाँ पर मिलता है? तो ये नवपाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। हल्लूर स्थल ये कर्नाटक से मिला है। अतनूर स्थल ये तेलंगाना से मिला है। चिरांद ये बिहार से मिला है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिला और यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने के अवशेष मिले हैं। हथनोरा यहाँ से ये मध्य प्रदेश से मिला है और मानव खोपड़ी के जीवाश्म हमें यहाँ से मिले हैं। अमरी स्थल ये मिला है पाकिस्तान से। नेक्स्ट है हमारा 15वां क्वेश्चन, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और यहाँ से लकड़ी का हल और जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु घाटी का बगीचा इसको कहा जाता है। और पाकिस्तान में सिंध प्रदेश के लरकाना जिले में यह पाया जाता है, सिंधु नदी के किनारे। और लोथल भोगवान नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा, डोकियाड़ या बंदरगाह के अवशेष हमें मिले हैं। धौलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ से हमें जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा को यूनेस्को की हेरिटेज सूची में भी शामिल किया गया है और 48वां साइट इसको बनाया गया है। तो 39वीं साइट का नाम क्या था? तो 39वीं हेरिटेज साइट का नाम था रामप्पा मंदिर या काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है। 40वीं थी धौलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। 41वीं थी शांति निकेतन जिसकी स्थापना वीरभूम जिला में पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। 42वीं साइट बनी थी होयलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है और ये 3 मंदिर हैं जिनमें से 2 मंदिर भगवान विष्णु को और एक शिव को समर्पित हैं। और 43वीं अभी हाल ही में 2024 में बनी है मोइदम, जो अहोम राजवंश के कब्रिस्तान कहलाते थे असम राज्य में, उनको कहा जाता है मोइदम। और मोइदम को यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल कर दिया गया है। और धौलावीरा से हमें और किस किस के साक्ष्य मिले हैं? तो जल संरक्षण के साक्ष्य, जो सुनामी के साक्ष्य और स्टेडियम के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा नामक स्थल की खोज कब की गई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मियाँ दा दड़ा या मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पर लोग मरे हुए काफ़ी मात्रा में मिले हैं। और इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के किनारे की गई थी। और यहाँ से हमें वृहत स्नानागार मिला है जिसके उत्तर और दक्षिण दिशा में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ से वृहत अन्नागार भी मिला है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहलाती है। और यहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है जो लुप्त मोम विधि से बनाई गई
है। मांडा, अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्थल और ये किस राज्य में मिलते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में मिलता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है, चेनाब नदी के किनारे। दैमाबाद, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु जो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित होता है। यदि प्रवरा ऑप्शन में ना हो तो गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और काले रंग की चूड़ियों के लिए काफ़ी फेमस था। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। और यहाँ पर अभी हाल ही में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय भी स्थापित करने की बात कही गई है। जैव आरक्षित क्षेत्र कौन से होते हैं, तो जैव आरक्षित क्षेत्रों के नाम आपको बताने हैं यहाँ पर। कोल्ड डेजर्ट जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम ये मिलता है आंध्र प्रदेश में। कंचनजंगा ये मिलता है सिक्किम में। देहांग देवांग ये मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, इसको हम BSR से डिनोट करेंगे। तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 18। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी या ब्लू माउंटेन्स को शामिल किया गया था जो तमिलनाडु में है। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है कच्छ का रण जो गुजरात में है और ये जंगली गधे के लिए काफ़ी फेमस है। और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, डिब्रू साइखोवा जो असम का है। और पहला मरीन या समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व यह है मन्नार की खाड़ी जो इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है। और यहाँ पर एक पशु मिलता है जिसे कहते हैं डुगोंग। और डुगोंग संरक्षण केंद्र अभी हाल ही में मन्नार की खाड़ी में स्थापित किया गया है जो तमिलनाडु में है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि स्थित है। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में शामिल किया गया था नंदा देवी जो उत्तराखंड का है। और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इसे भी 1988 में शामिल किया गया था जो मेघालय की गारो पहाड़ी में स्थित है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये असम में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा में स्थित है। पंचमढ़ी और पन्ना ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगस्त मलाई ये केरल में है। अचनकमार ये बायोस्फीयर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है। और MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसको 1971 में यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। यूनेस्को इसकी स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी और पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। और इंडिया में वर्तमान में यूनेस्को में शामिल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो इनकी संख्या है 12। और इनमें बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल पहला कौन था, नीलगिरी माउंटेन। और 12वां नवीनतम है पन्ना टाइगर रिजर्व जो बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। और बायोस्फीयर रिजर्व में कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं, 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है बीच में जिसे कहा जाता है कोर, और एक होता है बफर एरिया, और तीसरा होता है संक्रमण क्षेत्र। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, जीवोम या बायोम क्या है, जो हमारे वायुमंडल में मिलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। तो इनको बायोटिक और एबायोटिक कहा जाता है। बायोटिक जो लिविंग्स होते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया इत्यादि, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं जैसे पत्थर, मिट्टी इत्यादि। और इन दोनों से मिलकर बनता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग होता है जिसे कहा जाता है जीवोम। तो जीवोम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग होता है। और मानव के द्वारा बनाया गया जीवोम क्या है, तो इन दोनों में से जीवोम है फसली भूमि ये, और ये है वर्षा वन, ये नेचुरली जीवोम कहलाता है। और नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जीवोम कौन कौन से होते हैं, जैसे सवाना वन, पर्णपाती वन और रेगिस्तान इत्यादि। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। और ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। और ओजोन संरक्षण दिवस इसलिए 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, डॉप्सन का। और ओजोन परत किस मंडल में मिलती है, तो ये समताप मंडल में मिलती है। रामसर सम्मेलन कब हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में हुआ था जो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। और भारत में वर्तमान में रामसर साइट की संख्या है 85। और नवीनतम है तवा जलाशय जो मध्य प्रदेश की साइट है। भारत ने रामसर कन्वेंशन पर साइन कब किया था, 1982 में। लेकिन भारत की पहली रामसर साइट 1981 में ही बन गई थी, चिल्का झील जो ओडिशा की है। और सबसे छोटी रामसर साइट का नाम क्या है, रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश में है। अभी हाल ही में 3 शामिल हुई हैं। नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु का है,
दूसरा काजू वैली पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु का है। और तीसरा है तवा जलाशय जो मध्य प्रदेश का, और अभी हाल ही में 85वीं नवीनतम साइट बन गई है। और सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर मिलती है? तमिलनाडु राज्य में लगभग 18 साइट मिलती हैं। और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश राज्य। भारत में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी होती है? भारत में हॉटस्पॉट की संख्या है 4 और दुनिया में हॉटस्पॉट की संख्या है 32। हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट या तप्त स्थल, ऐसा स्थल जहाँ पर संवहनीय पौधे लगभग 1500 प्रजातियाँ हों, संवहनीय पौधों की लगभग 1500 प्रजातियाँ हों और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में उगने वाले पौधे और संकटग्रस्त प्रजाति के हों। तो संकटग्रस्त प्रजाति के ऐसे पौधे जो संवहनीय हो और किसी एक विशेष क्षेत्र में ही उगते हों, तो उन पौधों के एरिया को कहा जाता है तप्त स्थल या हॉट स्पॉट। और भारत में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? पूर्वी हिमालयन क्षेत्र, भारत बर्मा क्षेत्र, जिसे भारत में मार क्षेत्र भी कह सकते हैं, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। सुंडालैंड ब्रूनेई की तरफ है लेकिन ये भारत का हिस्सा है। जाइलम, जाइलम एक उत्तक होता है, इसका क्या कार्य होता है? पादप में जल का वहन करना। और फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब होता है पादप में भोजन का वहन करना। दुनिया की पहली रामसर साइट कौन सी है? कोगोर है जो ऑस्ट्रेलिया की साइट है। अब हम देखेंगे बंदरगाह और संबंधित राज्य। बंदरगाह, अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पर मिलता है? केरल में। एन्नोर बंदरगाह ये मिलता है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में 2 और हैं, तुतिकोरिन और चेन्नई बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह मिलता है उड़ीसा में। काकीनाडा ये मिलता है आंध्र प्रदेश में। गुजरात का एक बंदरगाह है जिसे कांडला बंदरगाह कहा जाता था, लेकिन इसका वर्तमान नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। महाराष्ट्र में स्थित है नेहरू पोर्ट या नेहरू बंदरगाह और इसका नया नाम हो गया नाहवा सेवा। केरल का बंदरगाह है कोच्चि, कर्नाटक का है मंगलोर, गोवा का है मारवा गोवा और पश्चिम बंगाल का है हल्दिया, बंगाल का है पोर्ट। और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जो सबसे गहरा और सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो ये एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु का। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई का बंदरगाह। मुंबई 5846 किलोमीटर है और इसकी शुरुआत इस गया था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और ये 4 शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ट्रायंगल या स्वर्णिम त्रिभुज, इसमें कौन कौन से 3 शहर शामिल हैं? आगरा, दिल्ली और जयपुर, ये 3 शहरों के लिए बनाया गया है। भारत की पहली 14 लेन एक्सप्रेस वे का शुभारंभ अभी हाल में किया गया है, तो ये कहाँ से कहाँ जाता है? तो इसका आंसर भी देना आपको कमेंट बॉक्स में। दिल्ली से मुंबई की लंबाई कितनी है? 1419 किलोमीटर। मुंबई से चेन्नई की लंबाई है 1290 किलोमीटर। कोलकाता से चेन्नई की लंबाई है 1683 किलोमीटर और दिल्ली से कोलकाता की लंबाई है 1453 किलोमीटर। और भारत का सड़क नेटवर्क कितना है? 63,45,000 किलोमीटर है, जो विश्व में दूसरे स्थान पर है। और नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है? 146,145 किलोमीटर। और इसमें महाराष्ट्र में लगभग 18,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है और उत्तर प्रदेश में 12,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जातियों की अधिकतम संख्या प्रतिशत में पंजाब राज्य में मिलती है लगभग 31% और दूसरे स्थान है हिमाचल प्रदेश का, जहाँ पर 25% अनुसूचित जाति मिलती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया में SC या शेड्यूल कास्ट कितनी है? अनुसूचित जाति 16.6% और ST शेड्यूल ट्राइब ये है 8.6%। और संख्या में सर्वाधिक SC कहाँ पर मिलते हैं? सर्वाधिक अनुसूचित जाति ये मिलती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा मिलती है पंजाब में 31%। सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पर मिलती है? मिजोरम में लगभग 0.1%। और सबसे ज़्यादा ST शेड्यूल ट्राइब मिलती है मिजोरम में 94.4% और UT में सर्वाधिक जहाँ पर ST जनसंख्या मिलती है।
वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश का लगभग 17 है और दूसरा स्थान है मिजोरम का, यहाँ पर 52 जन घनत्व मिलता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया का जन घनत्व कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर। और आज़ादी के समय भारत का जन घनत्व था 117 और जो अब बढ़कर लगभग 4 गुना हो चुका है। और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना था? 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ पर मिलता है? यदि राज्यों में पूछे, राज्यों में सर्वाधिक जन घनत्व मिलता है बिहार में 111 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में मिलता है। और यूटी में पहला स्थान है दिल्ली का, जहाँ पर 11,320 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में मिलते हैं। और दूसरा स्थान पर है राज्य पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 1,028 व्यक्ति मिलते हैं। और यूटी में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार में मिलता है 46। इको रैप रिपोर्ट को जारी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एक बैंक बनाया गया था बैंक ऑफ कोलकाता, जिसकी स्थापना की गई थी 1806 में और इसी का नाम बदलकर 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। और बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना की गई 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना की गई 1843 में। और 1921 में 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज या राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 के अधिनियम के तहत इसे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। और एसबीआई के लोगों में कांकरिया झील जो अहमदाबाद में स्थित है 1894 में की गई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और इसके फाउंडर लाला लाजपत राय थे और इसके पहले अध्यक्ष मजीठिया बने थे, जियालाल मजीठिया बने थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में और हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में स्थित है। एसबीआई अभी हाल ही में $5 ट्रिलियन पार करने वाला तीसरा बैंक बना है। तो पहला बैंक कौन सा बना है? एचडीएफसी बैंक, जिसकी स्थापना 1994 में हुई और हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और दूसरा बैंक बना है आईसीआईसीआई बैंक, जिसकी स्थापना भी 1994 में और हेडक्वार्टर वडोदरा में स्थित था, लेकिन वर्तमान में मुंबई में स्थित है। और सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो यह पंजाब नेशनल बैंक। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई थी? एसबीआई की स्थापना की गई थी। और 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को लगभग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये 14 बैंक कौन थे? जिनकी इनकम या संपत्ति 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था? क्योंकि जो इस बैंक की संपत्ति थी वो कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित रह गई थी और वे दूसरे लोगों की सहायता नहीं कर रहे थे, न ही लोन प्रदान कर रहे थे। तो इसलिए इंदिरा गांधी के द्वारा इनका राष्ट्रीयकरण करवाया गया था। और इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और इस समय वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। तो वित्त मंत्री 1969 से 70 तक इंदिरा गांधी ही बनी थी और इन्होंने इसको प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आरबीआई के गवर्नर उस समय कौन थे? एल.के. झा थे। और दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसमें जिन बैंकों की संपत्ति 200 करोड़ से ज़्यादा थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और वित्त मंत्री इस समय आर वेंकटरमण थे और आरबीआई के गवर्नर आई.जी. पटेल थे। शक्ति की इकाई क्या कहलाती है? तो शक्ति की इकाई कहलाती है जूल। जूल पर सेकंड। और असव शक्ति और वोट सभी इसके मात्रक कहलाते हैं, सभी इसकी इकाई कहलाती हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक कहलाता है किलोवाट घंटा। और 1 हॉर्स पावर या 1 HP, इसमें कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होते हैं। और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10⁶ जूल की शक्ति होती है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो इसका कोई भी मात्रक नहीं है। लेंस की अक्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। धारिता का मात्रक है फेरड। प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। और स्वप्रेरण, इसका भी मात्रक है हेनरी। प्रतिरोध का मात्रक है ओम और ये इसका साइन है। आवर्धन या मैग्निफिकेशन,
इसका भी कोई मात्रक नहीं है। और चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक है वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला। बल का मात्रक क्या कहलाता है, तो बल का मात्रक कहलाता है न्यूटन। और ये द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। और इसकी यदि विमाएँ निकाली हैं तो m/T-2। संवेग का मात्रक क्या कहलाता है, तो न्यूटन मीटर कहलाता है। और दाब का फॉर्मूला क्या है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक कहलाता है। अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ पर होता है, सबसे अधिक होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, तीसरे स्थान पर गैस और चौथे पर प्लाज्मा। जो विश्व में सर्वाधिक जो अवस्था मिलती है वह प्लाज्मा ही है। और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन जिसका निर्माण किया जाता है, यह व्यवस्था स्थापित की जाती है। और इस व्यवस्था को बनाया था सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन के द्वारा 1924-25 में। और इस परम शून्य ताप पर ही बनाया जा सकता है इस अवस्था को। और परम शून्य ताप होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन जब किसी परिवर्तन से कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज़ का जलना, और कागज़ के जलने से राख बन जाती है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में जो चेंज हुआ है वह वापस उसी अवस्था में आ सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में यदि कोई चीज़ चेंज हो गई वह वापस उसी व्यवस्था में नहीं जा सकती। लेकिन भौतिक परिवर्तन में यह जा सकते हैं। जैसे हमने पानी से बर्फ़ बना ली, लेकिन यदि हम बर्फ़ को पिघलाएंगे तो वो वापस पानी बन जाएगा। तो यह है भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन, दूध का दही बनना, अब हम दही से दोबारा से दूध को नहीं बना सकते, तो इसलिए ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज़ का जलना, जब राख बन जाती है तो इससे हम कागज़ नहीं बना सकते, तो ये है रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, यदि लोहे पर जंग लग गया तो हम दोबारा से उसे नया लोहा नहीं बना सकते। गन्ने से सिरका बनाना, गन्ने से सिरका तो बन सकता है लेकिन सिरके से गन्ना नहीं बन सकता। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती जलने के बाद दोबारा से हम अगरबत्ती नहीं बना सकते, तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। केला सड़ना, ये भी एक केमिकल चेंज कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है, पानी से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से हम पानी बना सकते हैं और पानी से वापस बर्फ़ बना सकते हैं। आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। उदार शक्ति 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो ये थी हमारी पार्ट 1 क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे विजेता सीरीज़ के पार्ट 2 को, जो नवीन सर के द्वारा क्लास करवाई जाती है। और ये क्लास SSC CGL MTS और CGL मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये नवीन सर के द्वारा क्लास करवाई जाती है। और इस क्लास का रिवीजन हम मात्र 40 मिनट में करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पिछली क्लास के 5 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ओणम किस राज्य से संबंधित फेस्टिवल है, तो ये केरल राज्य का फेस्टिवल है जो मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में मनाया जाता है। और ये 10 दिन का फेस्टिवल है। और इसका पहला दिन अथम और 10वां दिन क्या कहलाता है, इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। बर्मा भारत से अलग कब हुआ था, 1937 में अलग हुआ था, लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत अलग हुआ था। कायथा संस्कृति एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, इसका संबंध किस राज्य से है, मध्य प्रदेश राज्य से है। बनास संस्कृति ये राजस्थान राज्य से। और जारवा स्थल ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। बिहार का जन घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106, भारत का है 382, मिजोरम का है 52 और अंडमान निकोबार जो एक UT है इसका जनसंख्या घनत्व है 46। किसी फल का सड़ना क्या कहलाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जो एक बार हो जाए वापस उसी अवस्था में न आए, तो इससे एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही, दही से हम वापस उसको दूध नहीं बना सकते, तो इसलिए है ये रासायनिक परिवर्तन।
आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एल सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? तो ये वायलिन वादक हैं। अमजद अली खान ये स्रोत सम्राट हैं और इनको नोबल कॉन्सेंट में 2014 में इन्होंने भाग लिया था। और इनके 2 बेटे हैं, अमान अली और अयान अली, इन्होंने भी नोबल कॉन्सेंट 2014 में भाग लिया था। अन्नपूर्णा देवी ये सूरबहार हैं और ये पंडित रविशंकर की पत्नी हैं। सूरबहार से संबंधित हैं अन्नपूर्णा देवी। और रविशंकर, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं जिनको वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। और ये पहले भारतीय बन गए थे जिनको ग्रैमी अवार्ड 1968 में मिला था। तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी तन्वी शाह, जिनको 2010 में दिया गया था जय हो सॉन्ग के लिए। रिकी केज 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले भारतीय बन चुके हैं जिनको डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया। और 2024 में 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला है और उनमें से 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो फ्यूजन शक्ति बैंड से संबंधित हैं। वे कौन कौन से? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। केलुचरण महापात्र का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो ये ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित है और एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र पखावज से भी ये संबंधित हैं। और ये ओडिशा के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था सन 2000 में। और इनके द्वारा 1993 में सृजन स्कूल की भी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका संचालन 1994 में शुरू हुआ था। डॉक्टर एन राजन और लालगुडी जयरामन इनका संबंध किससे? वायलिन से है। टी गोपालन पालधर रघु इनका संबंध मृदंगम से। और बागेश्वरी कंवर और अली अहमद इनका संबंध सहनाई से। और बागेश्वरी कंवर एकमात्र महिला है जो सहनाई वादक हैं। और सहनाई के सम्राट कौन कहलाते हैं? बिस्मिल्लाह खान, जिनको चारों सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। और ये तीसरे भारतीय थे जो तीसरे संगीतकार थे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो पहले कौन थे? पहले संगीतकार थे MS सुब्बुलक्ष्मी, जिनको 1998 में भारत रत्न दिया गया था। और इनको 1966 में UN में इनकी प्रस्तुति की गई थी। और दूसरे संगीतकार ये बने थे पंडित रविशंकर, इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया था। और पहले भारतीय ग्रैमी अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया था 1968 में। और तीसरे बने थे सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। और चौथे संगीतकार थी लता मंगेशकर, जिनको भी 2001 में ही दिया गया था। तो आपको बताना है कि लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से है? पन्नालाल घोष और V कुंजमणि इनका संबंध बांसुरी से। रविंद्र यावागल और पंडित जसराज इनका संबंध तबला से। और पंडित जसराज का संबंध कथक क्लासिकल डांस से, जो नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है। राजीव जनार्दन और उमाशंकर मिश्र इनका संबंध सितार से। कादरी गोपाल नाथन और इनका संबंध है सैक्सोफोन से। और ब्रिजभूषण कामरा इनका संबंध है गिटार से। साउथ इंडिया के म्यूजिक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कर्नाटक संगीत। और कर्नाटक संगीत से संबंधित कौन थी? MS सुब्बुलक्ष्मी थी। नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत के म्यूजिक को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी संगीत कहा जाता है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध बिहार राज्य से। अरिपन पेंटिंग और गोदना पेंटिंग इनका संबंध बिहार से। कसूती पेंटिंग और रंग वाली पेंटिंग इनका संबंध कर्नाटक राज्य से। कलमाजट्टू पेंटिंग इनका संबंध है केरल से। चौकपूर्णा पेंटिंग इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से। फ्रेस्को पेंटिंग हरियाणा से संबंधित है। चेरियल या निर्मल पेंटिंग इसका संबंध है तेलंगाना से। वारली या रंगोली पेंटिंग इसका संबंध है महाराष्ट्र से। पटचित्र और शोरा पेंटिंग इसका संबंध है उड़ीसा राज्य से। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं मोहन चरण मांझी, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। कांगड़ा और अरोफ पेंटिंग इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश और यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कलमकारी या मुगलू पेंटिंग ये आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। फड़ी या कजली पेंटिंग इसका संबंध है राजस्थान से। और लघु पेंटिंग भी राजस्थान से ही संबंधित है। अल्पना पेंटिंग ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। एम्पन पेंटिंग उत्तराखंड से। और बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश से। और बाघ पेंटिंग इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट या बाघ राज्य कहा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को। और एलिफेंट प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया था 1992 को। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। और इसी के द्वारा इंडिया आफ्टर गांधी और गांधी बिफोर इंडिया ये दोनों पुस्तक लिखी गई हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक। ए फाइन बैलेंस किसकी पुस्तक है? रोहिंग्टन मिस्त्री की पुस्तक है।
ए टेल ऑफ टू सिटीज़, ये किसकी है? चार्ल्स डिकेंस की। और हार्ड टाइम्स बुक भी इसी की है। द जजमेंट पुस्तक किसने लिखी थी? कुलदीप नैयर के द्वारा। द गॉड फादर ये लिखी थी मारियो कूजो के द्वारा लिखी गई थी। बिहुला फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध बिहार से। और बिहू फेस्टिवल इसका संबंध है असम से। बिहू 3 प्रकार का होता है। बोहाग बिहू जो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, रंगोली बिहू और कटी बिहू। बोहाग बिहू को असमिया नववर्ष भी कहा जाता है। और सोलंग ये फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है। हिकरू हितोंगवा यह एक नौका दौड़ है जो मणिपुर में है। और मणिपुर में विश्व की एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, कैजुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो लोकटक झील में स्थित है और संघाई हिरण के लिए काफ़ी फेमस है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। और यहाँ से संबंधित क्लासिकल डांस कौन सा है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। सांग केन फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं पर मोपेन बुरी बूट फेस्टिवल और न्योकुम फेस्टिवल मनाया जाता है। रजनी गबरा और हरनी गबरा फेस्टिवल असम में। और यहीं पर बिहू मी दम मिफी पूर्वजों को याद करने के लिए। वैसगु फेस्टिवल देहिंग पटकई। और अम्बुबाची फेस्टिवल कामाख्या माता मंदिर में मनाया जाता है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ पर योनि की पूजा की जाती है और इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। और अली एलिगांग फेस्टिवल ये भी असम राज्य में ही मनाया जाता है। राजिन कुंभ इसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज या छत्तीसगढ़ का कुंभ कहा जाता है। और यदि पूछा जाए कि कुंभ का मेला कितनी जगहों पर लगता है, तो ये 4 जगहों पर लगता है। हरिद्वार उत्तर प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश और प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और जो 6 वर्ष में लगता है इसे कहते हैं अर्धकुंभ। और 12 वर्षों में लगने वाले को कहते हैं कुंभ। और जो 24 वर्षों में लगता है उसे कहते हैं महाकुंभ। और इस कुंभ के मेले की शुरुआत वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन के द्वारा करवाई गई थी। सन बर्न फेस्टिवल और चिक्कलकाला फेस्टिवल इसका आयोजन किया जाता है गोवा में। और गोवा में अभी हाल ही में एक मोपा एयरपोर्ट का भी नाम बदल दिया गया है जिसका नाम है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। रण उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर अभी हाल ही में किसको लॉन्च किया गया था? हिम तेंदुआ को, जो शान इसका नाम है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। इसमें 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक में पहले अस्थायी अध्यक्ष उच्च आयु के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो भविष्य में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य किया। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान पारित कब हुआ था? यानी कि संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार या पारित कब कर दिया गया था? 22 जनवरी 1947 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर क्रिप्स और स्टैफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। और राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को शामिल किया गया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल, इसके अध्यक्ष थे। मसौदा समिति, ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राज्य समिति, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको बताना है कि कल की क्लास से एक क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। और इसकी 2 उप समिति भी थी। मूल अधिकारों के लिए उप समिति और अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। सरदार की उपाधि सरदार पटेल को किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली की महिलाओं के द्वारा, जो 1928 में हुआ था। झंडा तदर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले और एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति पद पर रहे। प्रेस दीर्घा समिति,
इसके अध्यक्ष कौन थे? उषा नाथ सेन थे। वित्त और कर्मचारियों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस के धर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की थी और इसी के तहत भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली आयोग, फजल अली इसके अध्यक्ष थे और इसके 2 अन्य सदस्य थे, वी.एस. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इसमें टोटल 3 सदस्य थे और इसका गठन 1953 में किया गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी और ये 7 सदस्य कौन कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, H.G. अयंगर, K.M. मुंशी, D.P. खेतान जिनकी मृत्यु हो गई थी और B.L. मित्रा इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद आए थे T.T. कृष्णमचारी और 7वें थे मोहम्मद सादुल्ला। तो आपको बताना है कि D.P. खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति में कौन सा सदस्य इसमें शामिल हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति, ये किससे संबंधित है? तो 1957 की यह समिति है और इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है और इसने 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था कि पहले ग्राम स्तर पर, फिर खंड स्तर पर और फिर जिला स्तर पर 3 तरह की पंचायती राज व्यवस्था होगी। और भारत में पहली ग्राम पंचायत कब गठित हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को बगधरी गांव, जो नागौर जिला राजस्थान में स्थित है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन कहलाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक कहलाता है सुप्रीम कोर्ट। और यहीं पर हमें एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि भारत की पहली ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को कौन सी बनी थी? बगधरी गांव। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो ये बना था मध्य प्रदेश राज्य। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 रिट को जारी कर सकता है। पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जो बंदी बनाया गया है उसको पुलिस के द्वारा 24 घंटों के अंदर अंदर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। परमादेश, परमादेश का मतलब है मैंडेमस, यानी कि इसमें अधिकारी यदि कोई मनमानी करने लग जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देता है कि हम आदेश देते हैं कि तुम इसका कार्य करो। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। फिर आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है यदि कोई मामला निचली अदालत में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लगे कि वह मेरे पास आना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपर न्यायालय में ट्रांसफ़र करवा सकता है। और प्रतिषेध का मतलब है मनाही। यदि कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है। संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे? वाचन का मतलब है रीडिंग। तो संविधान सभा में वाचन हुए थे 3 और पहला वाचन या रीडिंग कब हुई थी? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और तीसरा हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तो 3 वाचन हुए थे। और भारतीय संविधान की कुल बैठकें कितनी हुई थी? तो कुल बैठकें हुई थी 11। और संविधान यदि संविधान बनने तक देखें तो 11 बैठक हुई थी, लेकिन 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो संविधान लागू होने से पहले भारतीय संविधान की 12 बैठक हुई थी, लेकिन संविधान बनने से पहले कुल बैठक 11 हुई थी और ये 165 दिनों तक चली थी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में क्या क्या लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त बैठक जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है और इसको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसके अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होते हैं। और यदि लोकसभा स्पीकर उपस्थित न हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष, और यदि ये भी उपस्थित न हो तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेंगे। कनाडा के संविधान से हमने कौन सी व्यवस्था ली है? संघ या अवशिष्ट शक्तियाँ और केंद्रीय प्रणाली। जो भारत में अर्धसंघात्मक व्यवस्था है यह हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में वर्णित है और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता था? न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेंगे उनको लिया है और आपातकाल के में
अनुच्छेद 21 और 22, अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। और यह हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 358 और 359 में इसका वर्णन किया गया कि मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे। DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व हमने किस देश से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। और ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में हैं। और आयरलैंड के ये अनुच्छेद 45 से लिए गए हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और इनको मनोनीत करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो इसमें कौन कौन भाग लेता है? इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA। राज्य विधानसभाओं के और केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जापान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली क्या होती है? जिसमें एक वास्तविक और एक नामात्र अध्यक्ष होता है। जैसे भारत में नामात्र का अध्यक्ष है राष्ट्रपति और वास्तविक अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। वैसे ही ब्रिटेन में नामात्र का अध्यक्ष होता है वहाँ का सम्राट जो वर्तमान में है किंग चार्ल्स III। और वहाँ के वास्तविक होते हैं प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है कि वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। द्विसदनीय विधानमंडल यानी कि जो संसद होती है, विधानमंडल होता है, उसके 2 सदन होते हैं। जैसे निम्न सदन और उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही वहाँ पर भी 2 सदन हैं। और ये वेस्टमिंस्टर प्रणाली से लिए गए हैं। और ब्रिटेन से ही लिया है हमने कानून का शासन। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? USSR सोवियत संघ से लिया। और पंचवर्षीय योजनाएं भी। और प्रस्तावना में जो न्याय का वर्णन किया गया है यह भी हमने सोवियत संघ से लिया है। प्रस्तावना में 3 शब्द स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये शब्द हमने फ्रांसीसी क्रांति से ग्रहण किए हैं। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 से 1793 के बीच हुई थी। राज्यपाल के पद की व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, मांडा। मांडा कहाँ पर स्थित है? मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और राखीगढ़ी ये स्थल हरियाणा में स्थित है। कल हमने इसकी चर्चा की थी इसलिए हम इसको जल्दी करेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे। तो ये किस किस से परिचित थे? तो ये बाघ से परिचित थे, हाथी से, घोड़ा और अज यानी कि अजगर से परिचित थे। लेकिन ये शेर से अनभिज्ञ थे। और ये किसकी पूजा करते थे? ये पशुपति शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे। और पशुपति शिव की पूजा करते थे इसकी जानकारी हमें मिली है पशुपति मोहर से, जिस पर 3 मुख वाला देवता वर्णित किया गया है। और यहीं पर गैंडा, भैंसा और हाथी और बाघ भी मिला है। तो इससे पता चलता है कि ये इससे परिचित थे। और सैंधव मुद्रा जो शेलखड़ी पत्थर से निर्मित होती थी, ये यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा और कुपड़ वाला बैल मिला है। तो ये इससे भी परिचित माने जाते थे। हड़प्पा नामक स्थल की खोज कब की गई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और ये रावी नदी के किनारे खोजा गया था। और ये सिंध प्रांत, तो ये कौन से प्रांत में स्थित था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। रोपड़, रोपड़ कहाँ पर खोजा गया था? पंजाब में सतलुज नदी के किनारे खोजा गया था। मांडा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी बिंदु है सुत कांगीडोर जो दास्क नदी के किनारे स्थित है बलूचिस्तान में। और दक्षिणी बिंदु हड़प्पा सभ्यता का ये है दैमाबाद महाराष्ट्र में जो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे स्थित था। और हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार थी। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित था वह कौन सा था? ये था धोलावीरा। और इसको 40वीं हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है। और यहाँ से हमें उन्नत जल व्यवस्था और स्टेडियम मिला है। तो आपको बताने की 39वीं हेरिटेज साइट कौन सी थी? तो ये थी रामप्पा मंदिरिया काकटे रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना। 40वीं थी धोलावीरा। 41वीं कौन सी थी? 41वीं थी शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई थी। 42वीं साइट थी होयलेश्वर मंदिर। और 43वीं अभी हाल ही में जो यूनेस्को हेरिटेज समिति का 146वां सत्र का आयोजन भारत मंडपम में हुआ है। तो इसमें 2024 में 43वीं साइट मोइदम को शामिल कर दिया गया। और मोइदम अहोम राजवंश के कब्रिस्तान कहलाते थे जो असम राज्य से संबंधित हैं। कालीबंगा, कालीबंगा की खोज कब की गई थी? ये राजस्थान में स्थित है। 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई।
लोथल, इसकी खोज 1953 में भोगवा नदी के किनारे आर राव के द्वारा की गई। और इंडिया की सबसे बड़ी साइट जो हड़प्पा सभ्यता की साइट है वह कौन सी है? राखी गढ़ी हिसार में है, और यहीं पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। और इंडिया में हड़प्पा सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी साइट का नाम क्या है? धोलावीरा है, जो गुजरात में स्थित है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? वेदांग की संख्या होती है 6, और इनको वेद के अंग कहा जाता है, जैसे शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, छंद और निरुक्त। और उपनिषद की संख्या कितनी होती है? उपनिषद की संख्या 108 होती है, और इसमें 13 महत्वपूर्ण उपनिषद कहलाते हैं। वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से होते हैं? वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ वे जो वेदों को आसान भाषा में समझने के लिए जिनकी रचना की गई थी जंगलों में बैठकर, जो जिनकी रचना की गई थी ताकि वेदों को आसानी से समझा जा सके, तो उनको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है कौशितकी और ऐत्रेय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ और तैत्रेय। सामदेव का है पंचविश, और अथर्ववेद का है गोपथ। और ऋग्वेद प्रार्थनाओं से संबंधित वेद हैं। यजुर्वेद धार्मिक कर्मकांडों से संबंधित है, जैसे इसमें यज्ञ के नियम इत्यादि के बारे में बताया गया है। सामवेद संगीत से संबंधित, और यहाँ पर 7 स्वर के उल्लेख हमें पहली बार मिले हैं। और अथर्ववेद ये कीटनाशक, जादू टोनू इत्यादि से संबंधित वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसमें 1028 सूक्त हैं, और इसमें मंडलों की संख्या है 10, और इसमें ऋचाओं की संख्या 10,562, और इसको अष्टक के नाम से भी जाना जाता है। और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था होत्री। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल जिसकी रचना की थी विश्वामित्र के द्वारा, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और कृषि का उल्लेख हमें चौथे मंडल से मिलता है। और जाति व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है 10वें मंडल के पुरुषोक्त भाग में। और यह जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित होती थी, लेकिन वर्तमान समय में जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है। 10 राज्य युद्ध का वर्णन हमें किस मंडल से मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलता है, और ये रावी नदी के किनारे हुआ था। राजा सुदास ने 10 राजाओं को हराया था, तो इसलिए कहते हैं इसको 10 राज्य युद्ध। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदियों के प्राचीन नाम, और इनके प्राचीन नाम भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषिणी। चेनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी। झेलम का है वितेस्ता, और सतलुज का है शतुद्री। और सेल्यूकस निकेटर के सेनापति कौन थे? तो ये थे मैग्नेस, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में भी इन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। सिकंदर के साथ कौन आया था? अरिस्टोबुलस आया था। और सिकंदर ने युद्ध लड़ा था 325 ईसा पूर्व में, और इस समय नंद वंश का शासक घनानंद था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। और इसी के समय हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था। हाइडेस्पीज के युद्ध को ही वितस्ता या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम का यूनानी भाषा में अर्थ होता है हाइडेस्पीज। तो हाइडेस्पीज एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है झेलम। और सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। और सिकंदर को भारत में इनवाइट करने वाले कौन थे? आम्भिक थे। और फेमस बुक कौन सी थी? इलियड में वीरता की कथाओं को लिखा गया था। और जब सिकंदर निराश होता था तो इलियड को पढ़ लेता था। इलियड के होवर नामक पुस्तक को पढ़ लेता था। अरस्तु के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? द पॉलिटिक्स। प्लेटो ने लिखी है द रिपब्लिक। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? 1935 में A.G. टोन्सले के द्वारा दी गई थी। और पारिस्थितिकी संक्रमण या इकोटोन क्या होता है? जिसकी परिभाषा दी थी बेनेट के द्वारा। जब दो बायोम क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग होता है। जब दो बायोम के बीच संक्रमण होता है तो उसे कहते हैं पारिस्थितिकी संक्रमण या इकोटोन। हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमको एनर्जी जो पादप होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो भोजन बनाते हैं, और उनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें सोलर एनर्जी मिलती है। सवाना घास के मैदान कहाँ पर होते हैं? साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। भारत में घास के मैदान दून नक्षत्र ये होते हैं उत्तराखंड में। और मर्ग घास के मैदान ये मिलते हैं जम्मू कश्मीर में। हंगरी में घास के मैदानों को कहते हैं पुछताछ घास के मैदान। और धान का खेत कैसा है? ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है।
पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो ऊर्जा की मात्रा घट जाती है और इसे कहते हैं 10% का नियम, जो लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। और इसमें उत्पादक होते हैं प्लांट्स, और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। यदि मान लीजिए उनके पास 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, और यदि उत्पादक के बाद कोई प्राथमिक उपभोक्ता उसको खाता है, और इसको खाने वाला होता है शाकाहारी, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कीट मकोड़े इत्यादि। यदि इसको खाते हैं तो 10,000 किलो कैलोरी में से मात्र 10% यानी कि 1,000 किलो कैलोरी ही उनको ऊर्जा मिलेगी। और द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे सांप, मेंढक, छिपकली, इनको ऊर्जा कितनी मिलेगी? तो इनमें से इनको ऊर्जा मिलेगी 10% यानी कि 100 किलो कैलोरी। और तृतीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, चीता, और इनको कैलोरी मिलेगी मात्र 10 किलो कैलोरी। तो ऐसे ऊर्जा जब आगे स्तर में बढ़ती जाती है, जब भोजन आगे बढ़ता जाता है तो अगले स्तर में ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। और फूड श्रृंखला या फूड चैन, खाद्य श्रृंखला या फूड चैन में मानव होता है। तो मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों ही होता है, क्योंकि कुछ मानव शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी। तो मानव की गिनती सर्वाहारी में की जाती है। फूड चैन क्या होती है? जिसमें घास, जैसे घास है, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को खाएगा मेंढक, मेंढक को सांप, और सांप को चील। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला आगे से आगे बढ़ती जाती है। खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? तो अपघटक या डिकम्पोजर की होती है। और प्राथमिक उपभोक्ता पूर्णतः किस पर निर्भर होते हैं? तो उत्पादक पर निर्भर होते हैं, और उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश में किसकी गणना की जाती है? तो इसमें 15 से 59 या 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के जितने भी जनसंख्या होती है उसको, जो कार्यशील जनसंख्या होती है उसको इसमें गिना जाता है। और 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या को शिशु कहा जाता है, और 15 से 59 या 15 से 64 वर्ष दोनों को इसमें मान्यता दी गई है, और ये जनसांख्यिकी लाभांश कहलाते हैं। जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? माल्थस के द्वारा 1798 में। और कार्ल मार्क्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखा गया था? 1867 में। आश्रित जनसंख्या कौन सी होती है? जो 0 से 15 वर्ष और 64 वर्ष से अधिक की आयु होती है उसे कहते हैं आश्रित जनसंख्या। और 40 से वर्ष की आयु के बीच की जनसंख्या कहलाती है प्रौढ़ आयु वर्ग या मेच्योर एज ग्रुप। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात या सेक्स रेशो, ये क्या होता है? जो फीमेल की संख्या होती है, कितनी फीमेल की संख्या है 1000 पुरुषों पर, तो यह होता है लिंगानुपात। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर मिलता है? दमन और दीव में 618। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी में मिलता है 1037। और यदि स्टेट में बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात मिलता है केरल में 1084, दूसरे पर है तमिलनाडु 996, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जहाँ पर 879 लिंगानुपात मिलता है। और इंडिया का एवरेज लिंगानुपात 943 है। और सेक्स रेशो के मामले में दूसरा सबसे न्यूनतम सिक्किम में है, जहाँ पर 890 लिंगानुपात मिलता है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात कितना है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात है अरुणाचल प्रदेश में 972। यदि पूछा जाए जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर मिलता है? माही जिले में, जो है 1176, और ये पुडुचेरी का एक जिला है। और दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात मिलता है अल्मोड़ा जिला, जो उत्तराखंड का है, यहाँ पर 1140 के आसपास मिलता है। और सबसे कम लिंगानुपात मिलता है दमन में 533 यहाँ का लिंगानुपात है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर कितनी है? तो केरल की साक्षरता दर है 94%, दूसरे पर है मिजोरम जहाँ पर है 91.3%, और लक्षद्वीप यूटी में फर्स्ट है 91.8%। और भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%, और मेल की है 82.14%, और फीमेल की है 65.46%। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर मिलती है? पहला राज्य है बिहार, जहाँ पर 51.5% मिलती है। दूसरा है राजस्थान, जहाँ पर 52.1% साक्षरता दर मिलती है। तीसरे पर है झारखंड, लगभग 55% यहाँ की साक्षरता दर कहलाती है। नागालैंड की साक्षरता दर है 78%, और नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम है सिक्किम की 75% साक्षरता दर मिलती है। महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पर मिलती है? केरल में, और दूसरे स्थान पर है मिजोरम। फीमेल मेल साक्षरता में सर्वाधिक अंतर कहाँ पर मिलता है? राजस्थान में लगभग 27.1% का अंतर मिलता है। और सबसे कम अंतर मेघालय में मिलता है, जो 3.1% का अंतर है।
सबसे साक्षर जिला कौन सा है? सबसे साक्षर जिला है शेरशिप जो मिजोरम का 98.7% और अजावल ये भी मिजोरम का है जो 98.5% सबसे अधिक साक्षर जिला है। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर का जो मध्य प्रदेश में लगभग 37.22% यहाँ की जनसंख्या पढ़ी लिखी है। और बीजापुर छत्तीसगढ़ वाला जिला है 41% यहाँ की साक्षरता दर है जो दूसरा सबसे कम साक्षर जिला कहलाता है। साक्षरता के लिए आधार वर्ष कितना रखा गया है? तो साक्षरता के लिए आधार रखा गया है 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों की गणना साक्षरता दर में की जाती है। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? नागालैंड, जहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट रही थी -0.58% और केरल में वृद्धि दर 4.91% रही थी। 1991 से 2001 के बीच भारत की वृद्धि दर कितनी थी? 21.5% थी और 2001 से 2011 के बीच 17.7% थी। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर देखने को मिली है? मेघालय में लगभग 27.9% और यूटी में देखा जाए तो सर्वाधिक दादर नागर हवेली में 55.8% की वृद्धि रही है। और सबसे कम वृद्धि दर 6.3% लक्षद्वीप में रही है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। और यदि 5.5 किलोवाट देखें तो ये 19.8 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। और 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट। तो इसको फार्मूले लगाकर हम इसको निकाल सकते हैं और फाइनल उत्तर हमारा आएगा 3.6 गुणा 10⁶ जूल। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज किया जाता है? पनडुब्बी में। जो पनडुब्बी होती है वह पानी के अंदर चलती है। और पनडुब्बी में ऐसा कौन सा यंत्र होता है जिसको लगाने से हम पानी के जो सतह के ऊपर की वस्तुएं हैं उनको यहाँ और वहाँ देख सकते हैं? तो उस यंत्र का नाम है पेरिस्कोप। पायरोमीटर, पायरो का मतलब होता है तापमान, तो तापमान को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? पायरोमीटर का यूज किया जाता है। एपीडियास्कोप है, इसका यूज किस में किया जाता है? जो पिक्चर हम पर्दे पर देखते हैं तो उसको देखने में यूज किया जाता है। ओडोमीटर है, डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, जो हमारे साधन होते हैं जैसे गाड़ी या बाइक जिसमें हम कोई दूरी तय करते हैं तो कितनी दूरी तय की वो बताता है हमें ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर जितने वाहन की हमारी स्पीड है वो बताता है स्पीडोमीटर। और ओडोमीटर बताता है तय की गई दूरी। एनीमोमीटर ये पवन के वेग को मापता है। क्रोनोमीटर ये समय के मापन में सहायक होता है, जो जलयान में समय होता है उसको मापने में सहायक होता है। स्टेलाग्मोमीटर ये होता है पृष्ठीय तनाव को मापने के लिए, और पृष्ठीय तनाव के कारण ही बारिश की बूंदें होती हैं वे गोल हो जाती हैं। स्फिग्नोमेनोमीटर ये बीपी या ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है, और इसका ब्लड प्रेशर होता है 80 से 120 mmHg होता है। जहाज़ों में इकोलोकेशन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। सोनार की फुल फॉर्म में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका भी उपयोग किया जाता है। डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो ये रासायनिक संयोजन पर आधारित नियम होता है। और डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार क्या है? प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और इन्हीं कणों को परमाणु या एटम कहा जाता है। डाल्टन ने ही कहा था कि परमाणु कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसके हम एटम या परमाणु कहते हैं। और परमाणु सबसे छोटा कण होता है। परमाणु का सिद्धांत एटम थ्योरी डाल्टन के द्वारा 1808 में दी गई थी। और प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ऐसा भी इन्होंने कहा था कि प्रत्येक तत्व में एक एटॉमिक मास होता है। परमाणु अविभाज्यता का सिद्धांत भी इसके द्वारा दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने 1897 में। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन के द्वारा 1920 में। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा 1932 में। और 30वां क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिए गए थे। किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभिकारक और उत्पाद, इसमें जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है इसमें अभिकारक और उत्पाद का योग अपरिवर्तित रहता है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और ये संतुलित रासायनिक समीकरण होता है।
एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें कीट का अध्ययन किया जाता है। इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इसमें होता है। ऑर्निथोलॉजी इसमें बर्ड या पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है, जिनकी कर्मस्थली थी भरतपुर, जो केवलादेव नेशनल पार्क है, जिसे घना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उभयचर या सरीसृप का अध्ययन। एथोलॉजी में पशु व्यवहार का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी इसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी इसमें मछली का अध्ययन किया जाता है। पैलेंटोलॉजी इसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। अरेक्नोलॉजी इसमें स्टडी ऑफ स्पाइडर्स यानी कि मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी इसमें छिपकली का अध्ययन किया जाता है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं की ऊर्जा मुद्रा किससे बनी होती है? तो ऊर्जा मुद्रा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है एटीपी की। एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहा जाता है और ये एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले यह ग्लूकोज में टूट जाता है और इसका फार्मूला हो जाता है C6H12O6 और फिर ये पायरुवेट में जाता है और पायरुवेट में टूट जाता है जिसे कहते हैं C3H4O3 और पायरुवेट से यह ब्लड में जाता है और ब्लड में सेल होती है और सेल में जब यह जाता है और जो श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे कहते हैं वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। इसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी बनाती है और जो एनर्जी होती है यह एटीपी के रूप में संरक्षित होती है। इसे ऑक्सीकरण या उपचयन और या ऑक्सीजन का योग की अभिक्रिया कहा जाता है। और यदि ऑक्सीजन उपस्थित न हो तो उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन और इसे अनएरोबिक श्वसन या ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन कहा जाता है। और इसमें उत्पाद अल्कोहल बनता है और इसी का एक भाग है जिसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है और इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो ये कर देता है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका कहाँ पर मिलती है? ये है सेल और सेल के बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस या केंद्रक और इस केंद्रक के आसपास ही मिलता है ER यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका और इसमें छोटी छोटी बूंदों के समान होता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 में और ये एक मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई थी और इसी के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म या शुक्राणु है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ओव्यूम या अंडाणु। और पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका किसकी मिलती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की मिलती है। स्लाइडर और स्वान के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? कोशिका सिद्धांत दिया गया था और ये जर्मनी के रहने वाले थे। इनके द्वारा यह सिद्धांत 1839 में दिया गया था। लेकिन यह सिद्धांत विषाणुओं में यह सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि विषाणुओं में कोशिका नहीं होती। अब हम देखेंगे 5 क्वेश्चंस। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे करंट अफेयर से संबंधित। ब्रिक्स 2024 की बैठक कहाँ हुई है? तो ये ब्राज़ील में हुई है और 1 जनवरी 2024 से इसमें 5 नए देश शामिल हो गए हैं और ये 5 देश हैं UAE, सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया और मिस्र। शुरू में इसमें 6 देशों को शामिल करने की घोषणा की गई थी लेकिन अर्जेंटीना ने लास्ट टाइम में मना कर दिया। तो 1 जनवरी 2024 से 5 सदस्य ही इसमें शामिल हुए। और ब्रिक्स देशों के द्वारा अभी हाल ही में ब्रिक्स गेम्स का आयोजन किया गया है जिसका आयोजन कजान रूस में किया गया है। और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्रिक के रूप में हुई थी। इस समय इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था और उसकी पहली बैठक सन 2009 ये किंतबर्ग में हुई थी और साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हो गया था। और ब्रिक्स को R5 कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे R5 कंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसके 5 देश हैं उनकी सभी की मुद्रा R से स्टार्ट होती है। जैसे ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल, रूस की मुद्रा है रूबल, इंडिया की मुद्रा है रुपया, चाइना की मुद्रा है रेमेनवी, साउथ अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। तो ये चारों R से शुरू होती हैं इसलिए इनको R5 कंट्री कहा जाता है। ब्रिक्स के पहले सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 2009 ये किंतबर्ग रूस में और इसके बैंक का नाम है NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना सन 2014 में हुई थी। तो आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं? हाल ही में हिम तेंदुआ की गणना की गई है तो इसको गणना कौन करता है? तो इसकी गणना करती है WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1982 देहरादून में हुई थी। और देश में कुल हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 718
और इसमें से सर्वाधिक हिम तेंदुए लद्दाख में मिलते हैं 477। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 कौन से क्रम के 69वें क्रम के हैं और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? रणबीर कपूर को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 12th फेल को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को। और इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया विधु विनोद चोपड़ा को। आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? एनिमल फिल्म को दिया गया और इसके डायरेक्टर है भूषण। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया विधु विनोद चोपड़ा को जो 12th फेल मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिसिज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए दिया गया है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अनिल कपूर को दिया गया है एनिमल फिल्म के लिए। और बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड दिया गया है बॉबी देओल को। बेस्ट म्यूजिक अवार्ड एनिमल फिल्म को ही दिया गया है अर्जुन वैली सॉन्ग के लिए। 2024 में अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। और अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला घुड़सवार कौन बन गई है? दिव्या कीर्ति सिंह बन गई हैं। अनुष अग्रवाल भी घुड़सवारी से संबंधित है। रितु नेगी ये कबड्डी से संबंधित। और शीतल देवी पैरा तीरंदाज है जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से संबंधित हैं। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 1961 में यह शुरू हुआ था और खिलाड़ियों को 3 साल के पिछले प्रदर्शन को देखकर यह अवार्ड दिया जाता है। और इसमें 15 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाती है। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में शुरू हुआ था और ये कोच को दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को दिया जाता है। और खेल क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसका नाम सन 2021 में परिवर्तित कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो आपको बताना है कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था? 1991-92 में। और पहली महिला जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था तो ये भी बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अयुत्या अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? इंडिया और थाईलैंड के बीच हुआ है और इसका आयोजन अंडमान सागर में हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास इंडिया और यूएई के बीच हुआ है और थार के रेगिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। मिलन अभ्यास ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ है और विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। 11वां खंजर अभ्यास इंडिया और किर्गिस्तान के बीच हुआ है और इसका आयोजन बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो आज का प्रश्न है हमारा तर्कस अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। जो पिछली क्लास हमने बनाई थी उसमें साउंड सही नहीं आ रही थी तो इसलिए हमने दूसरी क्लास को बनाया है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।